26 की है। उस समय हमारे नगर में महाराज विश्वजीत का शासन था। विश्वजीत की रानी का देहांत हो गया था और उनकी एक राजकुमारी थी, राजकुमारी मेघालय। महाराज, नगर में फैली महामारी अब और बढ़ चुकी है। अब इससे नहीं निपटा गया तो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस महामारी से निपटने का बंदोबस्त हम अवश्य करेंगे मंत्री जी। उसी समय एक आदमी वहां पहुंचा। महाराज की जय हो। जी, कौन है आप? महाराज, हम आपके पड़ोसी राज्य बल्लभगढ़ के राजा इंद्रसेन के दूत हैं। उन्होंने आपको शीघ्र ही मिलने बुलाया है। उनका कहना है कि आपके राज्य पर जो संकट आया है उससे निपटने में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। पिताश्री, हमें नहीं लगता कि वो हमारी इस महामारी से निपटने में कोई सहायता कर सकते हैं। हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर है राजकुमारी, हमें एक बार अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। हम आज रात ही उनके राज्य के लिए निकलते हैं। ठीक है पिताश्री, इस महामारी का जो भी हल निकले आप शीघ्र ही वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए तो हमें ही कुछ करना होगा। अवश्य राजकुमारी। महाराज अपने रथ में बैठ बल्लभगढ़ के लिए निकल गए। रथ में उनके साथ सेनापति थे और 2 घोड़सवार सिपाही पीछे आ रहे थे। उनका रथ इस समय जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी अरे, ये क्या हुआ? रथ अचानक से रुककर टेढ़ा हो गया था। सेनापति जी, बाहर निकलिए। महाराज और सेनापति बाहर निकले तो देखा रथ का पहिया गड्ढे में फंसा है और चटक भी गया है। अरे, ये क्या हुआ? अब जंगल में इस रथ का पहिया कौन ठीक करने आएगा? क्षमा करें महाराज, हम अभी इसे ठीक कर देंगे। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तभी इन लोगों को पानी की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे कोई कुएं से पानी खींच रहा हो और यह आवाज कुएं के ऊपर लगी चरखी से आ रही हो। आइए देखते हैं। राजा और सेनापति उस दिशा में गए तो वहां उनको कुएं पर एक औरत पानी भरती नजर आई। उसके बाल बहुत लंबे थे, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वेशभूषा से आदिवासी लग रही थी। उसने जैसे ही महाराज और सेनापति से नजरें मिलाई तो उसका सौंदर्य देखकर ये दोनों ही सन्न रह गए। अरे, आप तो हमारे महाराज लग रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमयंती है महाराज। यहाँ पास ही मेरी कुटिया है। आप इस समय जंगल में? असल में हम पड़ोसी राज्य के लिए निकले थे। हमारा रथ खराब हो गया है तो इसीलिए हम जंगल में भटक रहे हैं। महाराज, तो आप हमारी कुटिया में चलिए। यहाँ भटकना ठीक नहीं है। जब तक रथ ठीक नहीं हो जाता आप वहाँ रुक सकते हैं। ये दोनों दमयंती के साथ उसकी कुटिया में चले गए और फिर दमयंती ने दोनों को पीने के लिए पानी दिया। कितनी सुंदर है ये। अगर ये हमारी पत्नी बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कितनी सुंदर स्त्री है। अगर ये हमारी पहली महारानी बन जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम एक महाराज होकर इसके सामने अपना प्रस्ताव रखें और इसने ठुकरा दिया तो इससे हमारा बहुत अपमान होगा। दमयंती दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। क्या हुआ दमयंती जी, आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हैं? दमयंती ने दोनों की तरफ देखा और बोली, अगर हम कहें कि हम आप दोनों के मन की बात सुन सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? ये आप क्या कह रही हैं? भला कोई किसी के मन की बात कैसे सुन सकता है? मैं सुन सकती हूँ महाराज। अभी सेनापति जी ने हमें अपनी धर्मपत्नी और आपने हमें अपनी महारानी बनाने के बारे में सोचा है। ये सुनकर सेनापति और महाराज दोनों ही हैरान रह गए। आप लोग घबराएं नहीं, मैं भी आप दोनों में से किसी एक की होना चाहती हूँ। ये सुनकर महाराज और सेनापति दोनों के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। तो ठीक है दमयंती, अपना निर्णय सुनाए। इससे पहले ही सेनापति बोला, महाराज, अगर आप दमयंती को चाहते हैं तो हम आपके विरुद्ध नहीं जा सकते। ये सुनकर महाराज को बहुत अच्छा लगा और दमयंती भी मुस्कुराई। किंतु हम एक महारानी का जीवन नहीं जीना चाहते। हम आपकी धर्मपत्नी बनकर सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है तो आपको अभी इसी क्षण हमसे विवाह करना होगा।
महाराज ने उसी समय अग्नि के साथ फेरे लेकर दमयंती से विवाह कर लिया। सुबह होने तक रथ भी ठीक हो गया था। महाराज ने दमयंती को भी अपने साथ लिया और फिर उस राज्य पहुंचे। राजा इंद्रसेन को हमारा नमन है। आइए महाराज, बैठिए। महाराज और इंद्रसेन में बातें हो रही थी, लेकिन इंद्रसेन भी दमयंती पर मोहित हो गया था। आज रात इस विश्वजीत को रास्ते से हटाकर हम दमयंती को अपना लेंगे और फिर कल ही इसके राज्य पर हमला बोलकर उसे भी अपने अधीन कर लेंगे।